हाँ संकल्प, आवाज आ रही है तुमको? चलो पहले रिकॉर्डिंग मैंने अभी शुरू करी तो ये क्वेश्चन में रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार। ये क्वेश्चन ये था कि एक बैग में 10 व्हाइट एंड 15 ब्लैक बॉल्स हैं, हमको एक व्हाइट और एक ब्लैक बॉल निकालनी है, एक एक करके निकाली गई है और रिप्लेसमेंट नहीं है, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब जो बॉल निकाली गई वो वापस रखी नहीं गई। चलिए इसको बंद कर दो। अब देखो पहली बॉल व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल व्हाइट कितने हैं 10, तो 10/25 क्योंकि टोटल बॉल्स कितनी है 25। अब जब एक व्हाइट निकल गई तो टोटल बॉल्स कितनी बच गई 15 एंड 9 24, तो 24 टोटल। और दूसरी वाली ब्लैक हो तो ब्लैक अभी भी 15 है, तो 15/24। और दोनों को मल्टीप्लाई क्यों किया है, जब तक काम फिनिश नहीं होता तब तक मल्टीप्लाई होता रहता है। अगर वो कहता है एक व्हाइट या एक ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मैं दोनों के अलग अलग निकाल के प्लस कर देता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 52 प्लेइंग कार्ड्स, 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, इसमें 26 होते हैं ब्लैक और 26 होते हैं रेड। इसमें से दो कार्ड निकाले गए 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, रखा नहीं गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक, मतलब कि पहला भी ब्लैक हो जाए और दूसरा भी ब्लैक हो जाए और ये दोनों इवेंट हों एक साथ। अब कुछ लोग कहेंगे एक साथ का मतलब क्या सर, एक साथ निकाल लिए गए दोनों पत्ते? नहीं, निकाले तो एक के बाद एक गए, लेकिन ये दोनों इवेंट होने हैं कि पहला भी ब्लैक हो और दूसरा भी ब्लैक हो। तो इसका मतलब वो पूछ रहा है ये पहली इवेंट भी हो और दूसरी इवेंट भी हो, दोनों एक साथ होंगे तो इंटरसेक्शन। तो अब इसका फॉर्मूला अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, हम लोग जानते हैं कि PA/B बराबर होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, या PB/A इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B अपॉन P। अगर मैं यहां से इंटरसेक्शन के लिए फॉर्मूला लिखूंगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां पे भी वही कर सकता हूं मैं, तो PB1/B2, भाई AB की जगह B1/B2 है ना मेरे पास, मल्टीप्लाइड बाई B2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2। या अगर मैं इससे लिखूंगा, चलो मैं यहां चेंज कर देता हूं, B1/B2 कर दे रहा हूं, B2/B1 कर दे रहा हूं, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब यहां नीचे जा जाएगा PB1, तो क्या PB2/B1 मल्टीप्लाइड बाई PB1। ये तो फॉर्मूले से हो गया। अब तुम किससे निकालना चाहते हो बताओ, जिससे निकालना है उससे बताओ। क्यों मैं ऐसी हरकतें करता हूँ, टाइम वेस्ट करता हूँ? तुम बोलो सर पहले से निकाले दूसरे निकाले, सर मेरा आ गया था। ऐसे किया है? ऐसे तो अगर एक सवाल के ज्यादा मेथड है तो वो भी तो सीखो। ऐसे थोड़ी कि एक मेथड में करके बैठ के तो टाइम पास करेंगे, ऐसा नहीं करना, इसको सीखो। PB1/B2, अच्छा PB2 दूसरा वाला जो कार्ड है वो ब्लैक हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, पहला ब्लैक हो चुका है, दूसरा वाला ब्लैक। आप बताओ इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? 25/51। नहीं, केवल पहले तुमने B2 निकाल लिया है, 26/52। ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे तो क्या होगी 26/52। तो ये जो लिखा है PB1/B2, इसका मतलब यह है कि B2 निकल चुका है, तो B1 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? B2 एक ब्लैक कार्ड था, तो एक ब्लैक कार्ड निकल गया तो कितने बचे 25 बचे, और यहाँ कितने बचे 51। तो दूसरे ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 25/50। यहाँ पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसको भी कर सकते हैं। इसको कॉमन सेंस से अगर हमें करना है तो कैसे करें, पहला ब्लैक, तो पहला ब्लैक को इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी 26/52, और फिर दूसरा ब्लैक, तो भाई अब 51 पत्ते रह गए और 26 की जगह 25 ब्लैक। ये देखो यही चीज है, आप इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो, बात एक ही। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हें नहीं समझ में आया? नेक्स्ट एक बैग है, बैग में हमारे पास 19 कार्ड्स और कार्ड पे नंबर लिखा है 1 2 3 करके ऐसे लिखे हुए हैं। कहाँ तक लिखे हुए? 19 तक लिखे हुए हैं। अब क्या
क्या पूछ रहा है इसमें? A ticket is drawn and then another ticket is drawn, यानी 1 by 1 करके निकालेंगे without replacement. Find the probability that both will show even number. यहाँ से दो कार्ड 1 by 1 करके निकालेंगे. इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? इस पे भी इवन नंबर हो और इस पे भी इवन नंबर हो. चलो, पहले वाले कार्ड पर इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? टोटल कार्ड्स कितने? 90. इवन कौन कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 इवन. तो पहला कार्ड इवन नंबर वाला, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 9 by 19, है ना? और दूसरा भी इवन हो, तो अब इवन कितने बचे तुम्हारे पास? 8 बचे ना, क्योंकि एक इवन तो इसमें से आ चुका होगा. 8 बचे. 8 by 19 नहीं, 18, क्योंकि एक कम हो चुका है. 8 by 8. अब दोनों इवन होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 9 by 19 मल्टीप्लाइड बाई 8 by 8. दोनों के इसको इवन, पहला इवन हो जाए, दूसरा भी इवन हो जाए, दोनों इवन टेक साथ में इसके इंटरसेक्शन. तो ये समझ में आया? जैसा मैंने भी बताया कि हमको प्रोबेबिलिटी में एक से ज्यादा मेथड आने चाहिए करने सवाल को, कि कैसे हमारा एग्जाम में दिमाग किस तरह से चले हमें भी नहीं पता. कभी कभी ये दिमाग में नहीं आ रहा है जो मैंने बताया, तो और मेथड है हमारे पास. अगर मैं इसको कॉम्बिनेशन से करना चाहूँ, कॉम्बिनेशन मतलब एनसीआर, कॉम्बिनेशन से करना चाहूँ, तो मुझे दो कार्ड्स निकालने हैं 19 में से. सही है ना? आप मुझे बताओ 19 में से दो कार्ड निकालने के कितने तरीके हो गए? 19C2, 19 में दो कार्ड निकाले, 19C2. ये तो टोटल तरीके हो गए ना, क्योंकि आपने 19 में से दो कार्ड निकाल दिए. अच्छा, आप इसको ये मत समझना, आप ये मत कहना नहीं सर पहले तो मैंने एक कार्ड निकाला था, तो आप लिखिए 19C1, और फिर मैंने दूसरा कार्ड निकाला था, तो आप लिखिए 18C1. ऐसे नहीं. दो कार्ड हम एक साथ निकाल लें या एक एक करके निकाले विदाउट रिप्लेसमेंट, बात एक ही. तो यहाँ पर दो कार्ड मैंने एक साथ निकाल ली, बात वही 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, या दोनों कार्ड एक साथ साइमल्टेनियसली एक ही चीज. अब वो दोनों इवन हो, तो फेवरेबल केस कितने हमारे पास? 9. तो वो दो कार्ड यहाँ से आने चाहिए, तो यानी वो क्या होने चाहिए? 9C. ये आंसर आ गया. कोई और छोटा हो, इससे भी छोटा हो. जो बहुत सिंपल सवाल हो उनको तुम कॉम्बिनेशन से लिखो. नेक्स्ट देखो, यहाँ पर एक बैग में 4 रेड, 3 ब्लू और 2 व्हाइट बॉल्स है. आपने 3 बॉल्स निकाली एक एक करके, ये तीनों बॉल साइमल्टेनियसली एक साथ निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट. ठीक है? तो वो ये पूछ रहा है कि तीनों के रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी. ठीक, पहली में रेड हो, दूसरी में रेड हो और तीसरी में रेड. चलिए, पहली रेड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? फर्स्ट बॉल रेड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ जी? 4 by 9. 4 रेड और टोटल 9. दूसरी भी रेड हो, तो अब एक रेड निकल चुकी है, तो अब कितनी रेड रह गई? 3. और टोटल बॉल कितनी रह गई? 8. तो 3 by 8. एक और रेड निकल गई. अब थर्ड वाला भी रेड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 2 by 7. तीनों को होना है क्योंकि, तो इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे. तो आंसर क्या होगा? 4 by 9 into 3 by 8 into 2 by 7. ये तो एक मेथड होगी. मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि हम बॉल एक एक करके निकाले, साइमल्टेनियसली निकाले. जब भी तुम ऐसे सोचने लगो मैंने साइमल्टेनियसली निकाल सकता हूँ, तो तुम कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हो. तो अब अगर कॉम्बिनेशन इसमें मुझे लगाना होता, तो मुझे 3 रेड बॉल चाहिए. 3 बॉल निकाली पहले मैंने. कितनी है टोटल? 9 है. तो टोटल केस होते 9C3, और फेवरेबल केस होते कि वो 3 बॉल 4 रेड में से आते, यानी वो होता 4C. ये देखो एक लाइन जो मैं बता सकता हूँ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है. बैग में 2 व्हाइट, 3 रेड और 5 बॉल्स है. 2 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड? तो पहले तो एक बात समझो, अगर किसी सवाल में एटलीस्ट आ जाए तो उसका रिवर्स निकालो. क्या करें? उसका रिवर्स निकालो. एटलीस्ट एक बॉल
बॉल तो रेड हो, इसका रिवर्स क्या है? ज्यादा ये लेता है पेंटर। अरे शुद्ध भाषा में इसका उल्टा क्या है कि कम से कम एक बॉल रेड हो, ज्यादा से करिए क्या तो इसका रिवर्स क्या है, इसका ऑपोजिट क्या है? कोई नहीं। कोई भी रेड ना हो। मैंने कहा बहुत सारी बॉल पड़ी हुई है, एक कम से कम एक रेड बॉल तो लेके आओ, उसका अपोजिट क्या होगा? एक भी रेड ना लाओ, कोई भी रेड ना लाओ। तो एटलीस्ट जिन सवालों में ऐसा लगा एटलीस्ट वन बॉल है, तो उसका रिवर्स निकालो, सवाल छोटा हो जाता है और रिवर्स निकाल के वन में से माइनस कर दो। तुम नो रेड की कंडीशन निकालो और वन में से जब उसको माइनस करो तो रेड की कंडीशन आ जाएगी ना। तुम नो रेड की प्रोबेबिलिटी निकालो कि बॉल रेड ना हो, बॉल के रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दोनों है ना। पहली बॉल भी रेड ना हो, यानी पहली बॉल कहां से आनी चाहिए? वो आनी चाहिए इन दोनों में से, सही है ना। यानी कितनी होगी? 7/10। और दूसरी बॉल भी यहीं से आनी चाहिए, रेड नहीं होनी चाहिए। तो दूसरी बॉल में हम एक बॉल निकल चुकी है इनमें से, तो रह गई 6 और टोटल रह गई, ये हो गया। ये काहे की प्रोबेबिलिटी है? दो रेड। तो एटलीस्ट वन रेड का मतलब एक रेड भी चलेगी और दोनों रेड भी चलेगी, तो पी रेड। तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो रहेगी? 1 माइनस 7/10 मल्टीप्लाइड बाई 6/9, जो भी आएगा आंसर। एक तो ये तरीका है, कई तरीके बताता हूँ कि मेथड 1। मेथड 2 देखो, अगर इसको कॉम्बिनेशन से जाए और हम पी नो रेड निकालें तो दो बॉल हमें निकालनी है, कितने में से? 10 में से। तो टोटल केस हो गए 10C2 और वो दो बॉल कहां से आनी चाहिए? यहां से आनी चाहिए, यानी इन 7 में से आनी चाहिए। तो कितना हो गया? 7। तो ये नो रेड की प्रोबेबिलिटी होगी। तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस, समझ गया ना। तो पी रेड बराबर हो जाएगा 1 माइनस 7C2 अपॉन। मैं एक और देखो, बहुत सारे मेथड हैं, बोलो बोलो। 7C गुना करके वहाँ पे 3C करके तो रेड की प्रोबेबिलिटी है, वहाँ 7C गुना ये 3C करके और नो रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल दे पहले। उसे रेड की निकालना चाहिए, 3C करेंगे गलत हो लेकिन एटलीस्ट वन बोला है, उसमें दोनों रेड कर लेते, समझिए ना। उसके अंदर वो के जो तुम कह रहे हो अभी आएगा, वो भी देखो। इसके अंदर जो है, जो तुम बोल रहे हो 3C2, उसमें तुमने क्या कर लिया? दोनों रेड कर लिए, उसने कहा एक रेड वाला, तो केस कुछ मिस हो गया। अब देखो मेथड 3 देखो, ये सबसे बढ़िया मेथड है, ये वाला। ये वो है जो हम लोग को सोचना चाहिए कॉमन सेंस लगा करके। हमें एटलीस्ट एक रेड चाहिए, दो बॉल निकाली है, तो हो सकता है कि एक व्हाइट हो जाए और एक रेड हो जाए, सही है। केस 2 क्या हो सकता है कि एक ब्लू हो जाए और एक रेड हो जाए। और केस 3 क्या हो सकता है कि पहली भी रेड हो जाए और दूसरी भी रेड हो जाए। देखो यही तो सारे केस बने, जो तुम बोल रहे थे उसमें केवल ये वाले मिस हो जाए, इसलिए नहीं कर सकते, ठीक। अब इस तीनों को अलग अलग निकालेंगे और ऐड कर देंगे, समझ गए। अब एक व्हाइट और एक रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो गई? बताओ जल्दी। नहीं पहले ऐसे बताओ, एक व्हाइट आए तो दो व्हाइट है ना, यहाँ से निकल जाएगी 2/10 हो गई, 2/10 मल्टीप्लाइड बाई रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/9, 3/9 ये हो गया। अब एक ब्लैक एक ब्लू और एक रेड होने की, तो ब्लू कितनी है? 5, तो 5/10 मल्टीप्लाइड बाई 3/9 और पहली रेड हो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/10 और दूसरी भी रेड हो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/। इन सब के अलग अलग वैल्यू निकाल करके आप ऐड कर लीजिए, आ जाएगा टोटल। समझ में आ गई बात है? अब इसमें केस 4 इसका रिवर्स कि पहली रेड हो जाए और दूसरी वाली व्हाइट हो जाए। और केस 5 इसका रिवर्स कि पहली रेड हो जाए और दूसरी वाली ब्लू हो जाए। तो पहली रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/10 और दूसरी व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 2/9 इज इक्वल टू इसकी। अब पहली रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/10 और दूसरी ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 5/9। ये सारे केसेस बने जिसमें एटलीस्ट एक रेड होगी और दो रेड वाला तो ये है ही।
इसको दोबारा मत लिख देना रिवर्स करके, इसका रिवर्स तो यही होगा, तो सेम होगा। पांचों को निकाल करके ऐड कर दीजिएगा आ जाए। 3 मेथड पता है, मेथड 4 भी बताता हूँ इसका। अब देखो इसी को थोड़ा छोटा कर सकते हैं बस। मेथड 4 में अगर हम लोग आएंगे तो मैं ये कह सकता था केस 1 कि पहली रेड हो जाए और जो दूसरी बॉल है वो अदर हो जाए, अदर में कोई हो सकता है। और केस 2 में कह सकता था कि पहली वाली अदर हो जाए और दूसरी वाली रेड हो जाए, और केस 3 क्या हो जाएगा कि दोनों रेड। अब इसके अंदर ना ये 1, 2 और 4, 5 दोनों के समान, तो थोड़ा छोटा हो गया बस कैलकुलेशन, और कोई बात नहीं। चलो पहली बॉल रेड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी 3/10, और दूसरी बॉल अदर से आए यानी यहाँ से आए 7/9। इसी तरह पहली अदर से आए इसका मतलब 7/10, और दूसरी रेड हो इसका मतलब 3/9, और दोनों रेड हो तो इसका मतलब 3/10 इंटू 3/10। इन सबको निकाल करके अलग अलग ऐड कर दीजिएगा, वही सेम आंसर है 2/9। क्लियर है सबको? चलिए बच्चों आगे आते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये एक टॉपिक भी है, बड़ा सिंपल है। 2 या 3 इवेंट इंडिपेंडेंट कहलाती हैं अगर वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। अभी हम लोग 2 से शुरू करेंगे कि 2 इवेंट कब इंडिपेंडेंट करेंगे जब वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। जैसे कि एक कॉइन को तुमने उछाला, पहली बार हेड आ गया, दूसरी बार उछालो तो क्या दूसरी बार का जो आउटकम है वो पहले बार के आउटकम पे डिपेंड करता है? पहली बार चाहे जो है वो फ्री है, दोबारा कुछ भी आ सकता है, हेड टेल कुछ भी आ सकता है। या अगर जैसे कृष्णा और असद में दोस्ती ज्यादा है तो ऐसा होता है कि अगर कृष्णा नहीं आए तो असद भी नहीं आएंगे, ये डिपेंडेंट इवेंट होगा। कृष्णा नहीं आए असद भी नहीं, और इन दोनों में दोस्ती अलग पढ़ाई अलग, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट होगी। कृष्णा नहीं आए इसका फर्क असद पे नहीं पड़ता, असद आएंगे। अगर नहीं आए तो उनके अपने रीजन हो सकते, लेकिन ये रीजन नहीं हो सकता, तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट। अब मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में अगर है तो 2 इवेंट इंडिपेंडेंट कहलाती हैं अगर उन दोनों का इंटरसेक्शन बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला यहीं से आया, जैसे P A by B बराबर होता है P A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। यहाँ से P A इंटरसेक्शन B की अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा P A by B मल्टीप्लाइड बाई PB। अब A by B क्या होता है कि B हो चुका है तो A के होने की प्रोबेबिलिटी, B हो चुका है तो A की होने की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे डिपेंड करते हैं दोनों एक दूसरे पे, लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड ही ना करें कि B हो चुका है तो A पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? PA ही होगी। B के होने से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो क्यों हम उसे A by B लिखेंगे? तो अब क्या हो गया ये PA इंटू, यही चीज मैंने ऊपर लिखी है कि 2 इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं अगर P A इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू P। तो कई बार सवाल आपको इसमें ऐसे मिलेंगे कि कई सारी इवेंट दी होंगी और उसमें ये पूछा जाएगा ये इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो आपको यही चेक करके देना होगा। LHS निकालना, RHS निकालना, दोनों बराबर आने चाहिए, इट मींस इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हो 3 कॉइन आर टॉस्ड, तो पहले तो 3 कॉइन को टॉस करने का ट्री डायग्राम बना लेते हैं, उससे हम लोगों को सारे इवेंट निकालना बड़ा आसान है। तो पहले टॉस किया तो HT आया, एक बार और टॉस किया तो HT, एक बार और टॉस किया तो हर जगह फिर HT, 6 नहीं 8 आएंगे, ये सही है। आप देखो टोटल जो सैंपल स्पेस है उसमें क्या क्या होगा? H H H बोलते जाओ, यहीं से बोलो, HST HT H STT सही है, आगे THH आगे, THT आगे, TH आगे, ये टोटल सैंपल स्पेस है। इवेंट T क्या है? 3 हेड और 3 टेल, तो E में क्या आएगा? छाटो इसमें से 3 हेड और 3 टेल, ये तो हुआ इवेंट F। इवेंट F में एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, तो 2 हेड भी हो सकते हैं और 3 हेड भी हो सकते हैं। समझ में आ गई थी बात? F हो गया, 2 हेड वाले भी और 3 हेड वाले भी। हेड है ना केवल, हाँ बस। तो
दो हेड वाले भी, तीन हेड वाले भी, तीन हेड वाले ये हो गया, बाकी दो हेड वाले HST STH यही हुआ ना, EFG। जी देखो क्या है, एटमॉस्फेयर, ज्यादा दो हेड है, यानी कि ज्यादा सा भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा दो, यानी नो हेड वन हेड टू हेड, दूसरा नो हेड वन हेड टू हेड, तो नो हेड ये हो गया है ना, वन हेड TTH STT, ये तीन हुए, चेक कर लेना कोई मिस ना हो। एक TST और TTH, ये एक हेड वाले। अब दो हेड वाले छाटो, तो दो हेड वाले HST HTH THH और कोई है नहीं, दो हेड वाले हो गए HST HTH और THH, ये हो गया। क्लियर है इतना? TTT हो गया। चलो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, E की 2/8, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ F की, इसमें टोटल 4 एलिमेंट है ना, और टोटल कितना है सैंपल स्पेस का साइज 8, 4/8। इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ P की, 7/8, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है इतना? हाँ, हमसे पूछा गया है कि क्या E और F इंडिपेंडेंट है, तो E इंटरसेक्शन F की भी तो प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो पहले E इंटरसेक्शन F में देखो कितने एलिमेंट हैं, E और F का इंटरसेक्शन देखो कितने एलिमेंट है, केवल एक, तो दोनों में कॉमन है, केवल एक है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, P E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/। अब आप चेक कर लो, अगर E और F इंडिपेंडेंट है तो क्या होना चाहिए, इसमें लिख दे रहा हूं, तो क्या होना चाहिए, P E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू PE इंटू PF, सही है? PE कितना है 2/8 और PF कितना है 4/8, 4/8, तो ये आ गया 2 4 8, 8 से 8 कैंसिल, कितना आ गया 1/8, और P इंटरसेक्शन F भी कितना है, तो 1/8 दोनों बराबर है कि नहीं, यानी इंडिपेंडेंट है। क्लियर हो गया तो यस। बाकी रेस्ट दो पार्ट आप लोग अपने आप करें, पॉज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली। पहले तो ये समझ लो, 2 डाइस को एक साथ फेंका गया या एक एक करके फेंका गया, बात एक ही। फिर आप देखते हो तो पहली बार में क्या आया होगा, 1 2 3 4 5 6 में से कुछ, और जब दोबारा फेंका तो फिर क्या आया होगा, 1 2 3 4 5 6। भाई पहली बार 1 है तो दूसरी बार कुछ भी आ सकता है, पहली बार 2 आया तो दूसरी बार कुछ भी आ सकता है, ऐसे सबके आगे जो है वो 1 2 3 4 5 6 रहेगा। टोटल आउटकम कितने होंगे, 36। लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था कि कैसे 36 होते हैं। अब A इवेंट के गेटिंग 6 ऑन द फर्स्ट डाई, तो यानी ये वाला 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6, तो A इवेंट हमारा हो गया 6 1 6 2 6 3 6 4, और B इवेंट हो गया हमारा गेटिंग 2 ऑन द सेकंड डाई, सेकंड बिट हुआ यानी ये जैसे 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 1 2, सेकंड वाले बिट 2 है 3 2 4 2 5 2 6 2। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P अगर हम लोग निकाले तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6/36, टोटल के 6 और टोटल जो सैंपल स्पेस का साइज है वो 36। B 1 2 3 4 5 6, B की प्रोबेबिलिटी अगेन 6/36। अगर A और B को इंडिपेंडेंट हो रहा है तो P इंटू P भी बराबर होना चाहिए P A इंटरसेक्शन B। तो पहले A इंटरसेक्शन B भी तो निकालो, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है 6,2, और कुछ कॉमन है नहीं, तो उसमें एक ही एलिमेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, P ये हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, अगर इसके बराबर आ रहा है तो इंडिपेंडेंट है, नहीं तो नहीं है, तो करोगे तो बराबर आएगा, है ना, यानी इंडिपेंडेंट विदाउट